एक खतरनाक वायरस स्पेसशिप के साथ धरती पर गिरता है। वो इंसानों की बुराइयों को समझ जाता है और इंसानों को सुधार कर इस दुनिया को बदलना चाहता है। कहानी की शुरुआत एक स्पेसशिप के क्रैश होने से होती है। स्पेसशिप धरती पर गिर जाता है और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाते कि आखिर ये क्रैश क्यों हुआ। इसी बीच टकर, जो प्रेसिडेंट के लिए काम करता है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां जाता है कि आखिर स्पेसशिप में क्या खराबी आई थी। वहां वो देखता है कि एक सैंपल पर फंगस जैसा कोई सिंगल सेल जीव मौजूद है। लेकिन सवाल ये था कि ये आया कहां से, और इस सवाल का जवाब किसी साइंटिस्ट के पास नहीं था। टकर की एक छोटी सी लापरवाही से वो वायरस उसके शरीर में चला जाता है। टकर को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वो घर लौटता है जहां उसकी पत्नी कैरोल उससे खफा बैठी है क्योंकि वो परिवार को बिल्कुल समय नहीं देता। टकर अपने काम में ही बिजी रहता है और कहता है कि उसे अगली सुबह 9 बजे पार्लियामेंट जाना है। उसी रात कुछ बहुत अजीब होता है जिससे टकर पूरी तरह बदलने लगता है। टकर के इस बदलते बर्ताव की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं और कैरोल को अपने बेटे ओलिवर को अकेले ही पालना पड़ता है। कैरोल एक अच्छी माँ की तरह अपने बेटे की पूरी देखभाल करती है, लेकिन एक दिन अचानक टक्कर का कॉल आता है जिससे कैरोल हैरान रह जाती है। न जाने का टाइम बताया, न आने का टाइम बताया। उसका पति हमेशा से ही ऐसा था जिसके बारे में कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। जब वो पहली बार मिले थे तब से लेकर अब तक वो बहुत बदल चुका था। टकर ने इस बार कॉल इसलिए किया था क्योंकि वो अपने बेटे ओलिवर से मिलना चाहता था। कैरोल उसे परमिशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन टकर ने कानूनी हक का हवाला दिया कि उसे अपने बेटे से मिलने का पूरा अधिकार है। इसलिए कैरोल को मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। कैरोल इस बात को लेकर बहुत टेंशन में थी कि उसका बेटा अपने एक्स हस्बैंड के पास कैसा रहेगा। इसीलिए वो ये बात बेन के साथ शेयर करती है, जिसे वो आजकल डेट कर रही है। बेन बहुत ही अच्छा इंसान है। वो कैरोल को अच्छे से समझता है और रोज उसे खुशी खुशी उसके क्लिनिक तक छोड़ने जाता है। जब कैरोल क्लिनिक पहुंचती है तो उसकी मुलाकात वेंडी नाम की एक पेशेंट से होती है जो अपनी दिमागी परेशानी को लेकर उससे सलाह लेने आती है। वेंडी पिछले 1 साल से उसके पास आ रही थी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था क्योंकि उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसका अपना पति था जिससे वो डरती थी। उसका पति हर दिन बदल रहा था और वो वेंडी को रोज जबरदस्ती कोई अजीब सी चाय पीने को देता था। एक बार गुस्से में वेंडी ने वो चाय का कप जमीन पर पटक दिया, लेकिन उसका पति बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वेंडी को अंदर से महसूस हो रहा था कि उसका पति अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। वो पूरी तरह बदल चुका है। बाहर से भले ही वो वही इंसान था, लेकिन अंदर से वो कोई और ही बन चुका था। और सिर्फ वेंडी ही नहीं जिसने ये बदलाव महसूस किया। वेंडी के पति का प्यारा पालतू कुत्ता भी अब अपने ही मालिक के पास नहीं जाता था, जबकि वो कुत्ता उसी के साथ बड़ा हुआ था। कुत्ता अपने मालिक को पहचान ही नहीं पा रहा था और उसने अपने ही मालिक पर हमला कर दिया, जबकि उस कुत्ते ने आज तक कभी किसी को नहीं काटा था। और वेंडी के पति ने इस बात का क्या हल निकाला? उसने उस कुत्ते की बेरहमी से जान ले ली और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी दुख या अफसोस नहीं था। उसने बस उस मरे हुए कुत्ते को उठाया और बिना किसी रहम के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। वेंडी अपने पति की इन हरकतों से बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन कैरोल सिर्फ उसे सलाह दे सकती थी और उसकी टेंशन कम करने के लिए दवाइयां दे सकती थी ताकि हालात और ज्यादा न बिगड़े। इसके बाद कैरोल, जो अकेले अपने बेटे को पाल रही थी, वो हैलोवीन के त्योहार पर अपने बेटे को बच्चों के ग्रुप के साथ घर घर कैंडी मांगने के लिए ले जाती है। सब कुछ हर साल की तरह नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी टॉम के घर का कुत्ता अचानक पागल हो जाता है और एडी नाम के एक छोटे बच्चे पर हमला कर देता है। लेकिन एडी बिल्कुल नहीं डरता। वो उस पागल कुत्ते का मुंह इतनी जोर से दबाता है कि कुत्ते का खून बहने लगता है। इतने खौफनाक सीन के बाद भी एडी बिल्कुल नहीं घबराता, बल्कि वो उस कुत्ते को बड़े ही शांत दिमाग से अच्छे से हैंडल कर लेता है। कैरोल जब एडी की माँ से बात करती है तो उसे कुछ खास शक नहीं होता। उसे लगता है कि शायद आजकल फैल रहे किसी बुखार या बीमारी की वजह से बच्चा डर नहीं रहा है। तभी उसका बेटा ओलिवर जोर से चिल्लाता है। उसे अपनी कैंडी के पैकेट में से कुछ अजीब सी चीज मिलती है। वो एक चिपचिपा और मांस का टुकड़ा जैसा कुछ था और उन्हें नहीं पता था कि ये किस घर से मिला है, क्योंकि बच्चों ने कई घरों से कैंडी जमा की थी। कैरोल को समझ नहीं आता कि ये क्या है, इसलिए वो बेन के पास जाती है क्योंकि बेन एक डॉक्टर है और शायद उसे इसके बारे में कुछ पता हो। बेन को भी नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन खुली आंखों से देखने पर ही पता चल रहा था कि उस अजीब सी चीज के अंदर के सेल्स, कोशिकाएं धीरे धीरे हरकत कर रहे थे। बेन, जिसे टिश्यूज के बारे में अच्छी जानकारी थी, वो अपने एक साथी डॉक्टर गेलियानो के पास जाता है। जब वो लोग इस अजीब सी चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उन्हें कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज दिखती है। उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन इसके सेल्स का काम करने का तरीका मेडिकल साइंस के लिए बहुत दिलचस्प था। पूरी दुनिया के मेडिकल फील्ड में कोई भी साबित नहीं कर पाया था कि ये चीज क्या है, लेकिन न्यूयॉर्क और बोस्टन की लैब्स में डॉक्टर्स के बीच इस अजीब चीज के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी और कई अजीब रिकॉर्ड सामने आ रहे थे। डॉक्टर गेलियानो वादा करता है कि वो इसकी पूरी जांच करेगा और जैसे ही कुछ पता चलेगा वो बेन को बता देगा।
अब सीन कट होता है और हम हेल्थ डिपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ टकर जो अब मंत्री बन चुका है वो अनाउंसमेंट करता है कि पूरे राज्य में एक नया खतरनाक वायरस फैल रहा है। वो ये भी बताता है कि सरकार ने इसकी दवा बना ली है और बहुत जल्द ये दवा सबको बांटी जाएगी। अब सीन वापस कैरोल पर आता है। अगले दिन वो रोज की तरह अपने क्लिनिक आती है, लेकिन उसके रूम में पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा था। वो और कोई नहीं, वेंडी का पति था। वो वहाँ अपनी पत्नी से मिलने आया था। कैरोल को अजीब लगता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। फिर ये आपस में बात क्यों नहीं करते? ये यहाँ घात लगाकर क्यों बैठा है? कैरोल छुपकर वेंडी को कॉल करती है और बताती है कि तुम्हारा पति यहाँ इंतजार कर रहा है। वेंडी जो बिल्डिंग में ही थी, वो ऊपर आने के बजाय सीधे घर भागती है ताकि अपना सामान पैक कर सके, क्योंकि वो अब अपने पति का सामना नहीं करना चाहती थी। कैरोल को इस परिवार की प्रॉब्लम को लेकर बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन वो कोई रास्ता नहीं निकाल सकती थी। वो सिर्फ एक डॉक्टर थी और केवल सलाह दे सकती थी। उसी दिन शाम को कैरोल अपने बेटे ओलिवर को उसके पिता टक्कर के पास छोड़ने जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक एक औरत भागते हुए उसकी कार के सामने आ जाती है। वो औरत बहुत डरी हुई थी और चिल्ला रही थी, भागो यहाँ से, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, वो हमारे साथ ही हैं, वो यही हैं। वो औरत पागलों की तरह भाग रही थी और जाकर एक दूसरी कार के सामने आ जाती है। कार से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। कैरोल जो ये सब देख रही थी, तुरंत मदद करने के लिए उतरती है, लेकिन वो देखती है कि जिस कार वाले ने टक्कर मारी थी वो बिना किसी रिएक्शन के बिल्कुल शांत बैठा था। और फिर पुलिस वहाँ आ जाती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो कैरोल कहती है कि वो चश्मदीद गवाह है और जब भी जहाँ भी स्टेटमेंट की जरूरत हो वो देने को तैयार है। लेकिन पुलिस वाला कहता है, हमने नंबर प्लेट नोट कर ली है, आप अपने काम से जा सकती हैं। कैरोल को ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ये नॉर्मल पुलिस का तरीका नहीं था। आमतौर पर ऐसे हादसों में पुलिस गवाहों से तुरंत पूछताछ करती है, लेकिन यहाँ पुलिस ने उसे ऐसे ही जाने दिया। शहर में हर कोई धीरे धीरे बदल रहा था और ये साफ नजर आ रहा था, लेकिन कैरोल कुछ कर नहीं सकती थी। वो अपने बेटे को उसके पिता के घर छोड़ देती है। टक्कर को बेटा सौंपने के बाद कैरोल बेन के साथ डेट पर चली जाती है। बेन उसे अपने हाई सोसाइटी के दोस्तों और बड़े बड़े लोगों से मिलवाता है, क्योंकि बेन एक अमीर परिवार का इकलौता लड़का था और उसका स्टेटस काफी बड़ा था। कैरोल के लिए ये कोई मुश्किल नहीं था। भले ही वो हाई क्लास सोसाइटी से नहीं थी, लेकिन उसके बात करने का तरीका इतना शानदार था कि वो आसानी से उन लोगों में घुल मिल गई। बेन के दोस्तों को कैरोल बहुत पसंद आई और वो लोग उन्हें चिढ़ाने लगे कि तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर जो अपने पिता के पास था, उसका पिता उसकी बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहा था। गनीमत ये थी कि पड़ोस में रहने वाला बच्चा एडी वहाँ आ जाता है और ओलिवर उसके साथ गेम खेलने लगता है, लेकिन सोने से पहले उसका पिता उसे पीने के लिए कोई अजीब सी चॉकलेट ड्रिंक देता है। अब सीन कैरोल पर आता है। डेट खत्म होने के बाद कैरोल और बेन एक दूसरे को गुड बाय किस करते हैं और बात थोड़े रोमांस तक पहुंच जाती है। पर बेन सच में एक जेंटलमैन था। उसने नशे की हालत में कैरोल का फायदा उठाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और इस बात ने कैरोल का दिल जीत लिया। बेन के जाने के बाद कैरोल किचन में जाती है। उसे कुछ स्नैक्स या कॉफी पीने का मन था। तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। कैरोल जाकर पूछती है, क्या बात है? बाहर खड़ा आदमी कहता है कि वो जनगणना विभाग से है और उसे डेटा के लिए कुछ सवाल पूछने हैं। वो कहता है, इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारा काम करने का यही टाइम है। कैरोल कहती है, 1 मिनट रुको, मैं गैस बंद करके आती हूँ, फिर तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। लेकिन जैसे ही वो गैस बंद करने मुड़ती है, वो आदमी जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। कैरोल बुरी तरह डर जाती है और झटके से दरवाजा बंद करके लॉक कर देती है। वो आदमी एक खौफनाक चेहरे के साथ वहाँ से चला जाता है। कैरोल घबराकर तुरंत बेन को ये बात बताती है। बेन आ जाता है और घर की रखवाली करने में उसकी मदद करता है। अगली सुबह बेन उसके लिए नाश्ता बनाता है। बेन सच में एक बहुत ही परफेक्ट इंसान था। कैरोल रोज की तरह अपने काम पर निकल जाती है। रास्ते में वो अपने बेटे का भेजा हुआ मैसेज पढ़ती है, जिससे उसे तसल्ली होती है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसे एक बहुत ही अजीब बात नोटिस होती है। शहर के लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। सब लोग बिल्कुल किसी रोबोट की तरह सीधे खड़े थे, यहाँ तक कि उसकी खुद की सेक्रेटरी भी वैसे ही बर्ताव कर रही थी। आज उसके सारे पेशेंट्स ने भी अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी थी। कैरोल को शक होता है तो वो वेंडी को कॉल करती है कि आज वो क्यों नहीं आई, लेकिन फोन उसका पति उठाता है और वेंडी भी उससे बात करने से मना कर देती है। कैरोल का शक गहरा जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो गूगल पर सर्च करती है, मेरा पति बदल गया है, मेरी पत्नी बदल गई है, हर कोई बदल रहा है। उसे इंटरनेट पर इसके ढेरों सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं और आखिरी चीज जो वो सर्च करती है वो थी, मेरा बेटा बदल गया है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर डर था कि कहीं उसके बेटे के साथ भी ये बदलाव ना हो जाए। ठीक उसी वक्त उसकी सेक्रेटरी उसके लिए एक चाय का कप लेकर आती है, जबकि कैरोल हमेशा कॉफी पीती थी। कैरोल जैसे ही वो चाय पीने वाली होती है, बेन का कॉल आ जाता है। बेन उसे उस अजीब से टिश्यू की रिपोर्ट बताने के लिए कॉल करता है जो उन्होंने डॉक्टर गेलियानो को जांच के लिए दिया था। रिपोर्ट में आया था
कि वो टिश्यू इंसानी पसीने जैसा ही है, लेकिन हवा में उड़ने के बजाय वो जमकर एक ठोस चीज बन जाता है। उस टिश्यू में व्हाइट ब्लड सेल्स भी मौजूद थे और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये वायरस इंसान के सोते वक्त निकलने वाले हार्मोन्स की वजह से शरीर में तेजी से बढ़ता है। ये एक ऐसा अनजाना वायरस है जिसे 700 डिग्री की भयानक गर्मी भी खत्म नहीं कर सकती। बाल्टीमोर में कई साइंटिस्ट मिलकर इस वायरस की जांच कर रहे थे। ये एक ऐसा परफेक्ट और अजीब एलियन जीव था जो किसी भी मौसम, सर्दी या गर्मी में जिंदा रह सकता था। दुनिया की कोई भी चीज उसे मार नहीं सकती थी। ये वायरस खुद को सेल्स में बांटकर इंसानी शरीर में घुसता है और जब इंसान सोता है तब ये उसके डीएनए में घुसकर उसके पूरे जेनेटिक सिस्टम को ही बदल देता है। हम इंसानों का 80% बर्ताव हमारे डीएनए पर निर्भर करता है। अगर ये वायरस हमारे डीएनए को बदल दे तो वो हमारे बर्ताव को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। यही कारण था कि शहर के लोग इतना अजीब बर्ताव कर रहे थे। तभी बेन के दोस्त रूडी का कॉल आता है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ सलाह लेनी है। मेरे पार्टनर योरिश के साथ कुछ बहुत ही खौफनाक हो रहा है। मुझे तुरंत तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज आ जाओ। बेन और डॉक्टर लोगान तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, ये देखने की आखिर मामला क्या है। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि रूडी के पार्टनर की हालत किसी मम्मी जैसी हो गई है। उसकी स्किन पूरी तरह गल रही थी। तीनों डॉक्टर्स समझ जाते हैं कि वो वायरस अब इसके शरीर में पूरी तरह फैल चुका है और सोते समय ये बहुत तेजी से बढ़ता है। कैरोल इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा निकालती है, लेकिन कैमरे के फ्लैश की रोशनी से वो मरीज अचानक जाग जाता है। वो पागलों की तरह हमला करने लगता है और फिर से बेहोश होकर गिर पड़ता है। डॉक्टर्स के लिए ये एक दिलचस्प केस था, लेकिन कैरोल के लिए नहीं। कैरोल को सिर्फ अपने बेटे की चिंता थी। वो भागते हुए अपने एक्स हस्बैंड के घर पहुंचती है, ये देखने कि उसका बेटा कैसा है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि टक्कर के घर में बहुत सारे लोग जमा हैं। टक्कर कहता है कि ये लोग मेरी पार्टी में शामिल होने आए हैं। कैरोल अपने बेटे को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां मौजूद सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। आखिरकार टक्कर उसके सामने आता है और उसे समझाते हुए कहता है, अब हार मान लो, भागने का कोई फायदा नहीं है, हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाओ, बस तुम्हें एक बार सोना है और जब तुम उठोगी तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होगा। कैरोल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन टक्कर उसे पकड़ लेता है। टक्कर अपने मुंह से वो चिपचिपा सेल निकालता है और जबरदस्ती कैरोल के मुंह पर डाल देता है, जो उसके गले के अंदर चला जाता है। अब बहुत देर हो चुकी थी और कैरोल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी एक एलियन में बदलने से पहले कैरोल को हर हाल में अपने बेटे को ढूंढना था। उसी वक्त उसके बेटे का एक वीडियो मैसेज आता है, मॉम मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, डैड मुझे सोने के लिए कह रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे पास आ जाओ। और वीडियो खत्म हो जाता है। कैरोल इतनी टेंशन में आ जाती है कि उसके आंसू निकलने ही वाले थे। तभी एक अजनबी आदमी उससे कहता है, शांत रहो, अपने इमोशंस छुपाओ, तुम उन्हें बेवकूफ बना सकती हो, बस एकदम शांत रहो, चेहरे पर कोई भाव मत आने दो। बचने के लिए यही एक सलाह थी। कैरोल अपने चेहरे को बिल्कुल पत्थर जैसा बना लेती है। तभी उन एलियंस का एक ग्रुप ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन में बैठी एक दूसरी लड़की डर के मारे अपना इमोशन दिखा देती है और वो लोग उस लड़की पर हमला करते हैं। कैरोल और वो आदमी भागकर दूसरे डिब्बे में जाते हैं और इमरजेंसी स्टॉप बटन दबा देते हैं, लेकिन वो एलियन लोग कांच तोड़कर डिब्बे के अंदर घुसने लगते हैं। जैसे ही कांच टूटता है, वो एलियन लोग अपने मुंह से वायरस थूककर उन लोगों पर फेंकने लगते हैं। इस अफरा तफरी में कैरोल तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है, लेकिन बाकी लोग पकड़े जाते हैं। वो भागकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आती है, जहां उसे एक पुलिस वाला मिलता है। कैरोल उसकी बंदूक छीनती है तो पुलिस वाला उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन उसकी बेजान आंखों को देखकर कैरोल तुरंत समझ जाती है कि ये पुलिस वाला भी उन्हीं एलियंस में से एक है। मजबूरी में कैरोल को उस पुलिस वाले को गोली मारनी पड़ती है। फिर वो स्टेशन से बाहर सड़क पर आती है। अब वो पूरी तरह एक रोबोट की तरह बिना कोई एक्सप्रेशन दिए चलने की एक्टिंग करती है, बिल्कुल उन एलियंस की तरह, और सीधे अपने बेटे के स्कूल की तरफ जाती है। लेकिन स्कूल पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ लोगों को वायरस फैलाने वाला इंजेक्शन वैक्सीन के नाम पर लगाया जा रहा था। जब एक औरत उससे पूछती है कि क्या वो इंजेक्शन लगवाने आई है, तो कैरोल एक्टिंग करते हुए कहती है, मुझे कल रात ही इंजेक्शन लग चुका है। उसकी ये एक्टिंग उन एलियंस को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा स्कूल में नहीं है, तो वो छुपकर अपने घर जाती है, नहाती है, अपने कपड़े बदलती है और बेन से मिलने निकल पड़ती है। रास्ते में वो देखती है कि शहर के लोग पूरी तरह बदल चुके हैं। कुछ लोग जो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो एलियन बनने से अच्छा खुदकुशी करना सही समझ रहे थे। आखिरकार वो बेन से मिलती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर कर देखते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं दूसरा इंसान एलियन तो नहीं बन गया। जब उन्हें तसल्ली हो जाती है, तो वो इस वायरस का इलाज ढूंढने के लिए फिर से उस टिश्यू की रिपोर्ट की जांच करने लगते हैं, ताकि शिकार हुए लोगों को बचाया जा सके। उन्हें खुद
खुद नहीं पता था कि ये वायरस उनके शरीर में गया है या नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, इस वायरस को शरीर में बढ़ने से रोकने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी पूरी होशो हवास बनाए रखनी थी। सोना नहीं था, क्योंकि ये सोते ही फैलने लगता है। वो इलाज ढूंढने का प्लान बना ही रहे थे कि तभी वहाँ रूडी का पति वापस आ जाता है। वो रूडी को अपने गले लगाता है और बातों ही बातों में समझ जाता है कि इस घर में रूडी के अलावा और भी लोग मौजूद हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि कैरोल और बेन उन एलियंस के पकड़ने से पहले ही चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में कैरोल को अपनी पेशेंट वेंडी की याद आती है। वेंडी का पति उसे हर रोज जबरदस्ती वो वायरस वाली चाय पिलाता था। तो फिर वेंडी पिछले 1 साल से उसके साथ रहने के बावजूद एलियन क्यों नहीं बनी? शायद उसके शरीर में इस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी थी। सुराग ढूंढने के लिए कैरोल और बेन अलग अलग हो जाते हैं। कैरोल अपने क्लिनिक जाती है ताकि वेंडी की मेडिकल फाइल चेक कर सके और बेन लैब में जाता है ताकि इलाज ढूंढने में मदद कर सके। क्लिनिक पहुंचकर कैरोल वेंडी की फाइल खोलती है। उसे लगता है कि शायद उसने जो दवाइयां वेंडी को दी थी उसी ने वेंडी के शरीर में इम्यूनिटी पैदा कर दी होगी। लेकिन बेन को एक उससे भी बड़ी और सॉलिड जानकारी मिलती है। वेंडी को बचपन में दिमागी बुखार हुआ था और जिन लोगों को ये बुखार होता है उनकी बॉडी में ADEM नाम की एंटीबॉडीज बन जाती है। यही ADEM एंटीबॉडीज इस एलियन वायरस को शरीर में फैलने से रोक रही थी। मतलब वेंडी के शरीर में नेचुरल इम्यूनिटी थी। ये जानकारी इलाज बनाने के लिए बहुत काम की थी। बेन तुरंत ये खबर लैब में काम कर रहे डॉक्टर गेलियानो को देता है। गेलियानो भी इस बात को कंफर्म करता है कि जिनके शरीर में ADEM है उन पर यह वायरस काम नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये था कि अब ADEM वाली इम्यूनिटी कहां से लाएं? इसलिए अब उन्हें वेंडी और उसके जैसे उन लोगों को ढूंढना था जिनके शरीर में ADEM मौजूद हो, ताकि उनके खून से पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन इलाज बनाई जा सके। जब कैरोल फोन पर बात कर रही थी तभी उसके बेटे का मैसेज आता है, डैड ने मेरा फोन छीन लिया है, मैं अभी जीन दादी के घर पर हूँ, मॉम क्या आप मुझे ले जा सकती हो? कैरोल बेन को बताती है कि उसका बेटा टकर की माँ के घर पर है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? क्योंकि पूरा शहर अब उन एलियंस के कब्जे में है और बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बेन वादा करता है कि वो किसी भी तरह कैरोल को बाहर निकाल कर रहेगा। बेन एक पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल करता है और एलियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए खुद अपनी जान खतरे में डाल देता है ताकि कैरोल चुपचाप वहाँ से निकल सके। कैरोल फिर से उन एलियंस की तरह एक्टिंग करती है। वो बिल्कुल रोबोट की तरह सख्त होकर ट्रेन में चढ़ती है, लेकिन पूरी की पूरी ट्रेन उन एलियंस से खचाखच भरी हुई थी। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो जाता कि कैरोल इंसान है तो वो उसे तुरंत पकड़कर जबरदस्ती वायरस का इंजेक्शन दे देते। पूरे दिन की थकान और कई रातों से ना सोने की वजह से कैरोल बुरी तरह थक चुकी थी। ट्रेन के सफर में उसकी आंख लग जाती है और वो पल भर के लिए सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके शरीर पर वायरस का वो सफेद पसीना जमने लगा है। वो तुरंत वॉशरूम में जाती है और उसे धोकर अपने आप को जगाने की कोशिश करती है। वो बहुत डरी हुई थी कि कहीं वो फिर से ना सो जाए। जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाजा खोलती है, सामने जीन टकर का साथी खड़ा था। वो कैरोल से पूछता है कि तुम्हारे परिवार का क्या होगा, जो अब एलियन बन चुका था। वो कहता है कि कोई नहीं बचेगा, मैं अब तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनूंगा, इसलिए अब एक्टिंग करना बंद करो और जाकर सो जाओ। कैरोल पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन वो चालाकी से उसे मनाती है कि वो इस वॉशरूम में ही सो जाएगी। वो बहाना बनाती है कि उसे पसंद नहीं कि सोते वक्त कोई उसे घूरे। जीन उसकी बात मान लेता है और उसे आखिरी स्टेशन तक वॉशरूम में ही रहने देता है। स्टेशन पहुंचने के बाद कैरोल बाहर आती है और फिर से एक्टिंग करने लगती है। सबको लगता है कि वो बदल चुकी है। फिर वो अपने पति टकर और सास के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ जाती है और लगातार एक्टिंग करती रहती है। तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। ये बेन का कॉल था, लेकिन कैरोल एलियंस के सामने ऐसे बात करती है जैसे वो अपनी सेक्रेटरी से बात कर रही हो और बातों ही बातों में वो बेन को अपनी लोकेशन बता देती है। खाना खाने के बीच कैरोल वॉशरूम का बहाना बनाती है, लेकिन असल में वो अपने बेटे को ढूंढने जाती है। जब वो अपने बेटे से मिलती है तो दोनों एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं सामने वाला एलियन तो नहीं बन गया। लेकिन एक माँ बेटे का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। कैरोल अपने आंसू नहीं रोक पाती, क्योंकि वो अपने बेटे को देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी। ओलिवर को भी तुरंत यकीन हो जाता है कि उसकी माँ अभी भी इंसान है और वो दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ओलिवर बताता है कि डैड उसे सोने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन वो किसी तरह जागता रहा। उनका ये प्यार भरा पल ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि आखिरकार जीन वहाँ आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। कैरोल तुरंत जीन, जो एक बच्चा था या छोटा आदमी था, पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। वो एलियंस उनका पीछा करने लगते हैं। कैरोल अपने बेटे को लेकर एक पुराने खंडहर गोदाम में छुप जाती है, लेकिन उसका पति टकर वहाँ पहुँच जाता है। टकर फिर से उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और कहता है कि हार मान लो, हम एक नई दुनिया बना रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ अखबारों में कोई क्राइम की खबर नहीं होगी, दुनिया में कोई युद्ध नहीं होगा, सब एक बराबर होंगे। लेकिन वो चाहे कुछ
भी कहे, कैरोल हार मानने वाली नहीं थी। वो अपने पति से लड़ने लगती है, लेकिन एक आदमी की शारीरिक ताकत के सामने वो कमजोर पड़ रही थी। टक्कर उसे मारने ही वाला था कि तभी बेटा ओलिवर पीछे से आकर अपने पिता पर वार करता है। टक्कर गुस्से में कहता है, एक बेटे को अपने पिता पर ऐसे हमला नहीं करना चाहिए। तुम्हारी गलती ये है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। और टक्कर अपने ही बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त कैरोल को एक हथौड़ा मिल जाता है और वो उसे टक्कर के सिर पर पूरी ताकत से मारती है, जिससे टक्कर की वहीं मौत हो जाती है। अब माँ और बेटे को एक साथ वहाँ से भागना था। वो भागकर एक दवा की दुकान फार्मेसी में जाते हैं। कैरोल अब बुरी तरह थक चुकी थी और उसे नींद की झपकियां आ रही थीं। उसे नहीं पता था कि वो कब सो जाएगी। उसे मेडिकल स्टोर में जो दवा चाहिए थी वो मिल जाती है। वो ओलिवर को समझाती है, जब भी मेरी आंख लग जाए तुम ये इंजेक्शन सीधा मेरे सीने में लगा देना। ये थोड़ा खतरनाक है, लेकिन इससे मैं तुरंत जाग जाऊंगी और एलियन बनने से बच जाऊंगी। थोड़ी देर बाद बेन का कॉल आता है। कैरोल उसे अपनी लोकेशन बता देती है। कैरोल को अब ये भी समझ आ गया था कि उसके बेटे ओलिवर में भी इस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी है, क्योंकि वो 2 दिन तक एलियंस के बीच रहने के बाद भी बदला नहीं था। बेन कहता है कि वो उन्हें लेने आ रहा है, वो बस वहीं इंतजार करे। जब वो इंतजार कर रहे थे तभी ओलिवर एक दरवाजा खोलता है। कैरोल अंदर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारे लोग सो रहे थे। अगर वो नींद से उठे तो वो सब भी एलियन बन जाएंगे। वहाँ एक लीडर भी बदल रहा था और कई पुलिस वाले भी थे। कैरोल चुपके से एक पुलिस वाले की बेल्ट से बंदूक निकाल लेती है और बाहर आकर उस कमरे का दरवाजा लॉक कर देती है ताकि वो एलियंस बाहर ना आ सकें। कई घंटे बीत जाते हैं। कैरोल की आंख बार बार बंद हो रही थी। वो खुद को जगाए रखने के लिए कुछ गोलियां भी खाती है ताकि उसका दिमाग एक्टिव रहे, लेकिन आखिर में उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और वो सो जाती है। ओलिवर भी उसके पास सो जाता है। तभी उस बंद दरवाजे को पीटने की जोरदार आवाज आती है, जिससे ओलिवर की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि उसकी माँ गहरी नींद में है। ओलिवर बिना कोई देरी किए वो इंजेक्शन उठाता है और सीधा अपनी माँ के सीने में घोंप देता है ताकि वो हमेशा के लिए एलियन बनने से पहले जाग जाए। इंजेक्शन लगते ही कैरोल झटके से उठती है। उसके पूरे शरीर पर वो चिपचिपा एलियन वायरस फैल चुका था। वो तुरंत उस वायरस को धोकर साफ करती है और आखिरकार बेन वहाँ आ पहुँचता है। लेकिन ये कोई खुशी का पल नहीं था। जैसे ही कैरोल बेन की आंखों में देखती है, उसे समझ आ जाता है कि बेन अब बदल चुका है। वो एलियन बन गया है। बेन उससे कहता है, बस सो जाओ कैरोल, लड़ना बंद करो, हम मिलकर इस दुनिया को बदल देंगे। बेन उस बंद दरवाजे को खोल देता है और अपने बाकी एलियन साथियों को अंदर बुला लेता है ताकि वो कैरोल को पकड़ सके। कैरोल अपनी बंदूक से उन सारे एलियंस को गोली मार देती है, लेकिन वो बेन पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो बस बेन के पैर में गोली मारती है ताकि वो उनका पीछा न कर सके और अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। वो वहाँ से भागने के लिए एक कार चुराती है। रास्ते में डॉक्टर गेलियानो का कॉल आता है, जो पूछता है कि तुम कहाँ हो। लेकिन इससे पहले कि कैरोल कुछ बोल पाती, एलियंस की कई गाड़ियां उसकी कार को टक्कर मारकर रोक लेती हैं, जिससे कैरोल लगभग बेहोश हो जाती है। सारे एलियंस उसकी कार के पास आ जाते हैं। ओलिवर अपनी माँ को उठाने की पूरी कोशिश करता है, इससे पहले कि एलियंस कार का कांच तोड़कर अंदर घुस आए। कैरोल किसी तरह होश में आती है और फोन पर डॉक्टर गेलियानो को अपनी लोकेशन बता देती है। डॉक्टर गेलियानो, जो अब एक हेलीकॉप्टर में था, वो कैरोल से कहता है कि अपनी कार को तुरंत पास की किसी ऊंची बिल्डिंग की छत पर लेकर जाओ, हम तुम्हें वहां से रेस्क्यू कर लेंगे। उन एलियंस की भीड़ को चीरते हुए कार चलाना बिल्कुल आसान नहीं था। एलियंस उसकी कार पर पेट्रोल बम फेंक रहे थे, लेकिन कैरोल किसी तरह कार लेकर एक बिल्डिंग में घुसती है और सीढ़ियों से छत की तरफ भागती है। डॉक्टर गेलियानो हेलीकॉप्टर से उन्हें सुरक्षित बचा लेता है। अब साइंस और डॉक्टर्स की मदद से जिनके लोगों के पास इम्यूनिटी थी, उनके खून से उस वायरस की दवा वैक्सीन बना ली जाती है ताकि उन सभी लोगों को ठीक किया जा सके जो एलियन बन चुके थे। दवा से लोग ठीक तो हो गए, लेकिन एलियन बनने के दौरान की उनकी सारी यादें मिट चुकी थीं। धीरे धीरे दुनिया फिर से नॉर्मल होने लगी, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे थे जिनका इलाज होना बाकी था। कैरोल, ओलिवर और बेन इलाज के बाद अब एक साथ एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। न्यूज में दिखाया जाता है कि दुनिया में इंसान फिर से अपने पुराने रूप में आ गए हैं और इंसानों के हाथों फिर से वही बुराइयां, लड़ाई झगड़े और खून खराबे शुरू हो गए हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है हमेशा की तरह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके।